हम्म, नहीं दाबला नम्रता दी अब इसने भी ले ली क्या? वो अपने थोबड़ा छुपा रही पागल। तो बता दो और आवाज आवाज का गई। वो सभी बोल रहे आवाज नहीं आ रही। बस आ रही अब? यस आ रही है, जरा भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी। काट में
नम्रता आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अरे आपकी आप आवाज नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है बेटा? यस सर। सर अभी भी आती है। अब देखो अब आ रही होंगी बेटा, अब तो सारी चीजें यस सर आ रही है। अब आ रही ना? हाँ यस हाँ सर आ रही है। ठीक है चलो यहाँ पे वेजाइना या योनि क्या चीज हो रही थी इसमें, एक लंबी सक्रिय नली के जैसी संरचना हो रही थी और जो आगे ले लो। जो क्या हो रही थी, नीचे की ओर खुल रही थी यूरेथ्रा के पीछे में, और उसी को क्या बोलते हैं, योनिद्वार या तो फिर वेजाइनल ओज बोलते हैं। फिर यहाँ पर ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों में क्या, बर्थोलिन ग्लैंड, और ये कहाँ पर रहती है, वेजाइना के ऐसे दोनों। और हमने यहाँ पे बताया था कि जनन अंग के अंदर में कोई भी यहाँ पे ग्लैंड नहीं पाई जाती है, जो भी ग्लैंड पाई जाती है वो कहाँ हो रही थी, बाहर साइड हो रही थी। हाँ, उसका सिक्रीशन अंदर आ रहा था, वो चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज हो रही है, बर्थोलिन ग्रंथि क्या हो रही थी, वेजाइना के यहाँ पे दोनों। बेटा अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? अनम्यूट होके बोलो। आ रही है। हाँ यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कर रही है, योनि को क्षारीय तथा चिकना बना रही है। क्षारीय तथा चिकना बना रही है मतलब क्या, क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट क्या रहता है, एसिडिक रहता है, जिसके कारण वहां पे स्पर्म आगे की ओर गति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या करती है, एसिडिक इन्वायरमेंट जो अम्लीय वातावरण रहता है उसको खत्म करने का कार्य करती है और उसको क्षारीय बना देती है, ताकि वहां पे स्पर्म आसानी से जीवित रह सके और आगे की ओर वो वृद्धि कर सके। ठीक है, ठीक। दूसरी ग्रंथि आती है पेरेनियल ग्लैंड। अब पेरेनियल ग्लैंड कहां पर हो रही थी, ये पेज चेंज करने दो मेरे को। ये यहाँ पर क्या है, ये पेरेनियल रीजन है ना, ये वाला जो इतना भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, यहाँ पे ये इतना भाग पेरेनियम कहलाता है ना। तो यहाँ पर भी एक ग्रंथि रहती है और वो क्या कहलाती है, पेरेनियल ग्लैंड कहलाती है। और ये भी क्या करती है, एक लिक्विड का स्त्राव करती है, जो जो क्या करता है, एक विशिष्ट प्रकार की, मतलब एक स्पेशल एक स्मेल उत्पन्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद है रेक्टल ग्लैंड। तो रेक्टल ग्लैंड क्या हो रही थी, जो रेक्टम था, ये यहाँ पर क्या है, ये एनस है, रेक्टम है, तो इसके पास भी यहाँ पर ग्लैंड रहना है, जो क्या करना है, एक फ्लूइड का स्त्राव ही करना है, और वो फ्लूइड भी क्या करता है, एक स्मेल उत्पन्न करता है। ठीक है, तीनों ग्लैंड क्लियर है बेटा, बस इनके लिए क्या हो रहा है वो भर याद रखना है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा लोगो ठीक है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मादा प्रजनन अंग में हार्मोनों का नियंत्रण। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ ही चीज याद रखना है, ये जो हार्मोन है इनका नाम और सिर्फ एक एक कार्य है, वो कार्य याद रखना है, और कहाँ से ये स्त्रावित हो रहा है ये चीज याद रखना है ना। तो सबसे पहले एफएसएच हार्मोन। तो एफएसएच हार्मोन क्या कर रहा है बेटा, फॉलिकल की वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है, पहले इतनी चीज याद रखो। और फॉलिकल क्या हो रहे थे, हमने ओवरी बोली, ओवरी के अंदर में क्या रहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे जनन कोशिकाएं रहती है, वो जनन कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बना रही थी, एग का विकास करती है। तो वही यहाँ पे फॉलिकल्स के विकास और वृद्धि में मदद करता है। कौन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा फुल फॉर्म भी याद रखना है और शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। और यही क्या कर रहा है,
एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के भी स्त्राव को नियंत्रित कर रहा है ना। ठीक है, ठीक। दूसरा, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, एलएच हार्मोन। ये क्या कर रहा है, एक ही बेटा इतना सा बड़ा याद रखना है, ये हार्मोन अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है। और अंडोत्सर्जन मतलब क्या हो रहा था कि ओवरी से एग का बाहर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, म्यूट है, चिल्लाना। अंडोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि ओवरी से एग का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा, अंडोत्सर्जन या ओवुलेशन कहलाता है ना। इतनी सी चीज इस हार्मोन के लिए याद रखना है। बहुत जगह पे पूछते हैं कि अंडोत्सर्जन में कौन सहायक होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन सहायक होता है। कहाँ से निकलता है, तो फ्यूज ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ठीक है। अब है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान स्तन ग्रंथि को मतलब ब्रेस्ट को विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब उनका आकार में वृद्धि करते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। दूसरी चीज, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, द्वितीयक प्रजनन अंग है, उनके विकास और उनके कार्यों पर नियंत्रण करते हैं, है ना। जैसे एंडोमेट्रियम टूट रही है, बन रही है, तो वो भी किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है ना। फिर कार्पस ल्यूटियम हार्मोन, ठीक है, CLH। तो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन ये क्या कर रहा है, वेजाइना को ढीला करता है ना, वेजाइना को फैलाने का कार्य करता है ताकि, और ये कब स्त्रावित होता है, जब बेबी बाहर आने वाला रहता है तब। यहीं पे और एक हार्मोन आता है, रिलैक्सिन हार्मोन। नाम में ही है कि रिलैक्सिन, है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है किसको, सर्विक्स और वेजाइना को। ठीक है, और एक आता है, ये वाला हार्मोन हमने आगे लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय के अंदर में संकुचन उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, जिसके कारण बेबी बाहर आने में, मतलब बेबी के बाहर आने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, जो ऑक्सीटोसिन है, वो ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क के भी निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है बेटा, इतना। ओ मेरे बच्चों, यस सर। ठीक है। अगली, अब यहाँ पर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर देखो, हमने इसके बहुत सारे नाम लिखे हैं। मादा प्रजनन चक्र, मादा प्रजनन, हम एक एक वर्डों का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये चीज भी वो पूछता है, और क्योंकि ये एनसीईआरटी है तो पता है वो क्या करता है। जैसे कुछ एग्जामों में क्या चीज हुई है कि परिभाषा को डाल दिए क्वेश्चन के रूप में, और फिर पूछा है कि ये क्या चीज है ना। तो यहाँ वर्ड देखो, मादा प्रजनन चक्र मतलब फीमेल जिस समय में या जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में प्रजनन कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है, वो वाला चक्र क्या कहला रहा है, मादा प्रजनन चक्र। ठीक है, अगला आता है ऋतु स्त्राव चक्र। ऋतु का मतलब क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर में ब्लीडिंग होती है, या जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, ऋतु स्त्राव, मतलब कि किस टाइम के बाद यहाँ पे एक ब्लीडिंग स्टेज आना है। फिर रजोधर्म, ये नॉर्मल की मतलब यहाँ पे अब ये कैसे आ जाता है, वो एंडोमेट्रियम वगैरह टूट रही है, अलग थोड़ी सी जो हम अलग वाले रहने वाली चीज कर देते हैं वो, है ना। फिर आतर्व चक्र, आतर्व का मतलब ये होता है कि जो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में आ रहा है वो वाली साइकिल। ठीक है, सारे वर्डों का मतलब एक ही चीज है बेटा, है ना, लेकिन सबके नाम अलग अलग है, हल्का सा उनका मीनिंग अलग हो जाता है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक साइड से पहले नाम देखो, यूट्राइन इवेंट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसमें अलग अलग चीजें चलते रहती है, अलग अलग चीजें चलती रहती है, मतलब अलग अलग प्रकार के साइकिल चलते हैं। यूट्राइन साइकिल चलता है, ओवेरियन साइकिल चलता है, और हार्मोनल साइकिल चलता है ना। 3 प्रकार के साइकिल चलते हैं। तो यहाँ पे ये यूट्राइन, मतलब यूट्राइन में मतलब क्या हो रहा है, गर्भाशयी, गर्भाशयी क्रियाएं, है ना। तो गर्भाशयों में क्या चीज हो रही है, एंडोमेट्रियम बनती है और टूटती है। ओवेरियन साइकिल, है ना, या ओवेरियन इवेंट में क्या हो रहा है कि ओवरी
ये जो फॉलिकल दिख रहा है यहाँ पे बेटा, ये फॉलिकल कहाँ पे उपस्थित है? अभी ओरी के अंदर है ना। और यही क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। यहाँ पे ये एक ग्राफियन फॉलिकल बन गया, फिर उसका ओवुलेशन हो गया, ओरी से वो बाहर निकल गया, फिर कार्पस ल्यूटियम में बन के ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो विलुप्त हो गया और एक कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। तो ये सब चीजें कहाँ पर हुई है बेटा? ओरी के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन साइकिल बोलते हैं ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, मतलब हार्मोनल साइकिल। तो हार्मोनल साइकिल में क्या हो रहा है? एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये चारों हार्मोन क्या में आ जाते हैं? हार्मोनल साइकिल में, क्योंकि इनका लेवल घटता बढ़ता है जिसके कारण सारी क्रियाओं में चेंजेस आता है। ठीक है, इतना ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहाँ पे फिर बेटा ये थ्योरी भी देखेंगे ना। चलो, अब क्या हो रही है यहाँ पे? जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही थी वो कब हो रही थी? 13 से 14, मतलब 12 से लेके 13 साल, 14, 12 से लेके 14 साल या 12 से लेके 15 साल, ये एक एवरेज एज रहती है जब प्यूबर्टी या यौन आरंभन यहाँ से चालू होता है। तो इस समय में क्या होता है कि गर्भावस्था मतलब जब प्रेगनेंसी है उस कंडीशन को छोड़ के हर 26 से 28वें दिन में क्या चलते रहता है? गर्भाशय की दीवार, ये गर्भाशय की दीवार क्या आती है? एंडोमेट्रियम। तो इसके अंदर में परिवर्तन होते रहता है, ग्रंथियों में परिवर्तन होता है, बॉडी में हार्मोन का लेवल चेंज होते रहता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या हो रहा है? ब्लड और जो आंतरिक दीवार में जो श्लेष्म है, म्यूकस है, जो हार्मोन है, ये सारी चीजें जमा होते रहती है और यही टूट कर क्या होती है? ब्लीडिंग के रूप में 4 से 5 दिन तक या 3 से लेके 5 दिन तक बाहर निकलते रहती है। तो यही चीज क्या कहलाती है यहाँ पे? ऋतुस्राव, रजोधर्म, अथर्व चक्र या मेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये जो अब हाँ यहाँ पे एक अंतर वाली वर्ड और आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, पूरी साइकिल को क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ऋतुस्राव चक्र बोल रहे हैं। लेकिन जो ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम को क्या बोलते हैं? मेंसेस बोलते हैं, ऋतुस्राव। ठीक है, ऋतुस्राव बोलते हैं उसको। तो ये चीज याद रखना, दोनों में अंतर है। वो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है पूरा ही, वो क्या कहला रहा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या कहला रहा है? मेंसेस कहला रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले डायग्राम पे देखो क्या चीज हो रही है यहाँ पे। जब एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो साथ में क्या होता है? इधर एलएच हार्मोन का भी धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहता है और ये एंडोमेट्रियम क्या होते रहती है? मोटी होते रहती है, ये मोटी हो रही है। और इधर ये जो ओवरी के अंदर में ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल्स था, वो विकसित हो रहा है और विकसित होकर क्या बना ले रहा है? एक ग्राफियन फॉलिकल बना ले रहा है। और उससे जब 14, ये कब तक हो रहा है? यहाँ पे 5वें से लेके 13वें दिन तक, 5वें से 13वें दिन तक ग्राफियन फॉलिकल बढ़ रहा था और एंडोमेट्रियम की भी मोटाई यहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 14वां दिन आता है एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है? एलएच हार्मोन का भी लेवल बढ़ जाता है। और जैसे ही एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा बेटा, ओवरी से एग क्या हो गया? बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो ये ओवरी से एग का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? ओवुलेशन या अंडोत्सर्जन। अब 14वें दिन से, मतलब 14वें दिन से लेके पकड़ लो यहाँ पर 16वें या 20वें दिन तक, मतलब 14वें दिन से लेके 20वें दिन तक क्या होते रहता है? एंडोमेट्रियम बढ़ते रहती है, एलएच हार्मोन का लेवल फिर से कम होने लग जाता है और एस्ट्रोजन का और कम हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का क्या हो रहा है बेटा? ये बढ़ जा रहा है। अब जब प्रोजेस्टेरोन का बढ़ रहा है तो एंडोमेट्रियम क्या होती है? और ज्यादा मोटी होने लग जाती है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, अगर यहाँ पे इस एग के साथ में शुक्राणु का निषेचन हो गया, मतलब शुक्राणु इससे मिल गया, तो यहाँ पे भ्रूण बनने लगेगा। तब क्या होना है? यहाँ पे जो 27 से 28वें दिन में ये जो प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा हो जाना है? कम हो जाना। और ये एस्ट्रोजन अभी कहाँ जा रहा था? यहाँ पे मतलब ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ जा रहा है? यहाँ पे नीचे की ओर। तो ये कहाँ चले जाना है? ऊपर की ओर। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऊपर होगा, एंडोमेट्रियम नहीं टूटेंगी और वो जो भ्रूण बना था वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गिर के यूट्रस में आके उसके साथ में चिपक जाएगा और बेबी का विकास होने लगे। पर अगर यहाँ पे शुक्राणु नहीं है, मतलब निषेचन नहीं हुआ है, तो क्या चीज होना है? यहाँ पे वो जो
एक था 14वें दिन बाहर निकल रहा था, 15वें 16वें 2 से 3 दिन की लाइफ रहती है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही खत्म हो जाना है। और ये साइकिल क्या होना है, हार्मोन्स का स्त्राव यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा होते रहना, और जैसे ही 27 से 28वां दिन आना है, इसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा दोनों हार्मोनों का। जब दोनों हार्मोनों का लेवल यहाँ पे गिरने लगता है तो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम टूटने लग जाएंगी और ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से बाहर आ जाएंगी। ठीक है बेटा इतना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ नीचे वाले पैराग्राफ में बेटा। जब 40 से 45 वर्ष की एज होती है, 40 से 45 वर्ष की जब एज होती है तो उस टाइम में मेंसेंस आना बंद हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति या मोनोपास। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, अंडरलाइन करो इसको, रजोनिवृत्ति या मोनोपास कहलाता है बेटा। ठीक है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होना है, जो यूट्रस है, यूट्रस की पेशियां मजबूत रहती है, टाइट रहती है, लेकिन जब रोजोनिवृत्ति मतलब 40 से 45 वर्ष की एज आ जाती है तो यहाँ की पेशियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण में इस पर एक इम्प्लांट नहीं हो पाता है, मतलब वो जो भ्रूण बन रहा था वो यहाँ पे चिपक नहीं पाता है। ठीक है बेटा? ठीक, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पर, ये जो अभी चीज बताई वही बेटा यहाँ पे पॉइंट में, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो मेरे को पूछेगा, है ना? ठीक है, अगली चीज याद रखने वाली कि ये जो ब्लीडिंग टाइम है वो कितना रहता है, तो 3 से लेके 5 दिन या 4 दिन, एवरेज टाइम कितना, 4 दिन। और अगर हम ओवरऑल वाला एवरेज देखें तो क्या रहना है, 3 से लेके 5 डे रहना है। वो अलग अलग फीमेल्स में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके अंदर में हार्मोनल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम उनमें ब्लीडिंग टाइम चल रहा है। ठीक है बेटा? बेटा यस सर। हाँ सर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है? नहीं सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ऋतुस्राव में हार्मोनल नियंत्रण, मतलब यहाँ पे अभी हमने बताया क्या क्या हार्मोन काम कर रहे थे, है ना? एक बार फिर से उसी को देख लो। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहे थे, अंडाशय से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन कर रहे थे। और LH हार्मोन के लिए सबसे मेन क्या था कि वो ओवुलेशन में, अंडोत्सर्जन में मदद करता है ना, अंडोत्सर्जन में मदद करता है बेटा। ठीक है, अगला हार्मोन यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम के निर्माण में सहायता कर रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम के निर्माण में सहायता कर रहा है। फिर है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम और कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या था भाई, ये कार्पस ल्यूटियम, जब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल है, जब इससे एक बाहर निकल जाता है तो ये काय में परिवर्तित हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। तो ये इसको भी नष्ट करता है और ये जो एंडोमेट्रियम है इसको भी नष्ट करता है। ठीक है बेटा? फिर FSH, ये यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसको चेंज करो, यहाँ पे LH करो बेटा, LH अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है, LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर लिया बेटा चेंज? यस सर। हाँ, चलो फिर अगली, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के साथ, ये हमने जब हम स्ट्रक्चर बता रहे थे तब भी बताया था कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लीबिया माइनोरा के चारों ओर वसा का जमाव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसका जमा हो जाता है और कहाँ पे होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में वसा का जमाव कहाँ होता है, तो जो मेन है वो कहाँ पे होता है, लीबिया माइनोरा पे होता है। और दूसरा अगर पूछता है कि दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होती है, तो वो ब्रेस्ट में होती है। ठीक है बेटा? चलो अगला, कुछ लड़कियों में ऋतुस्राव चक्र 6 से 10 वर्ष की उम्र में ही चालू हो जाता है, इसे प्रीकॉशियस बोलते हैं। ठीक है,
प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। प्री मतलब कहीं पे भी देखो बेटा प्री वर्ड आया तो याद रखना कि कोई भी चीज अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले हो जा रही है या कोई चीज किसी से पहले है, प्री। ठीक है, पोस्ट आया, अब यहाँ पे क्या आता है पोस्ट कॉशियस। जैसे कुछ लड़कियों में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लेट आते हैं, मतलब 15-16 साल के हो गए तब आना चालू होती है, तो वो प्री कॉशियस मेंस्ट्रुएशन कहलाते हैं, मतलब तब वो पोस्ट कहलाते हैं। प्री मतलब पहले, आना कब चाहिए था 12 से लेके 13 या 12 से लेके 14 वर्ष की एज में आ जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है वो लेट हो गए तो वो पोस्ट कॉशियस मेंस्ट्रुएशन कहलाएंगे, और जब पहले आ जा रहे हैं तो प्री कॉशियस। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। यस सर। सर पहले आने के कुछ रीजंस होते हैं ना? हाँ बेटा, रीजन में देखो यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि हार्मोन मेन जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ना। तो वो कब चालू होते हैं, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स वगैरह के चेंजेस चालू हो जाते हैं तब। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम किसके कारण टूट रही है, एस्ट्रोजन के कारण। अगर बॉडी के अंदर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव ज्यादा हो गया, मान लो इधर 7-8 साल में ही होना चालू हो गया, तो 7-8 साल से ही मेंस्ट्रुएशन आना चालू हो जाएंगे। पर अगर इन हार्मोनों का अगर यहाँ पे स्त्राव नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियम टूटना ही नहीं है, मतलब वो क्या होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट आना है। तो ये जो साइकिल है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिपेंड कर रही है बेटा किसी चीज पे, तो वो हार्मोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि हार्मोन ही नियंत्रित कर रहे हैं इस साइकिल को। क्योंकि अगर कोई भी हार्मोन, अगर ये एफएसएच की बात करें हम, अगर एफएसएच अगर स्त्रावित नहीं हो रहा है तो बेटा एग यहाँ पे परिपक्व नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अगर स्त्रावन अगर रोक दें, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो किस दिन स्त्रावित हो रहा है, 14वें दिन हो रहा है ना। अगर इसका यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया किसी कारण से, ये 14वें दिन नहीं स्त्रावित हुआ, तो ये यहाँ पे जो ये कार्पस, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल से ये एक बाहर ही नहीं आना है, मतलब 14वें दिन आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, किसी कारण से चेंज हो गया और स्त्रावित नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पे ये एस्ट्रोजन पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है, ये एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो ये एलएच हार्मोन का भी लेवल क्या हो जाना है, कम हो जाना है, और कम रहेगा तो ये ओरी से बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब 14वें दिन निकलना था और ये निकल कहाँ पे रहा है, पता चला ये 16वें दिन यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अब 16वें दिन बाहर निकल रहा है तो जो कपल्स है उसमें प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होना है, क्योंकि उनकी काउंटिंग क्या चल रही थी, 14वें दिन की चल रही थी कि भाई 14वें दिन यहाँ पे एलएच हार्मोन आएगा और एग क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो गया, वो 14वें दिन आया ही नहीं है बाहर, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना है। तो जो कपल्स हैं उन लोगों को फिर ये दिक्कत होना है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएंगी। तो ये मतलब कोई भी देखो हमारी बायो में या हमारी मेडिकल लाइन में ये चीज है कि कोई भी अगर डिसीज हो रही है, कोई भी बीमारी हो रही, तो उसका एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, और हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई एक चीज डिस्टर्ब हो रही है तो उसके कारण दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाना है ना। ठीक है बेटा। यस सर। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ पर तक तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है, ठीक है, ठीक है, 4 मिनट बचा हुआ है। अगर डिस्कनेक्ट होता है फिर से अभी कनेक्ट करना है ना। दूसरी चीज, जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले, शायद इसमें कुछ 2-3 लोग शायद न्यू है, तो वो लोग मेरे को मैसेज कर देंगे, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं आ रही है बेटा, है ना। तो मैं उन लोगों को या तो इवनिंग में या तो फिर कल नोट्स पहुंचा दूंगा। दूसरी चीज, जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं किया बेटा, वो टेलीग्राम कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियो पर लाइक वगैरह कर देना, है ना, और वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग नए हैं वो लोग ये चीज थोड़ी सी ध्यान दो, है ना। और टेलीग्राम में तो कोई क्या बेटा, टेलीग्राम में कोई वीडियो है ही नहीं बेटा यूट्यूब की लिंकें डली हुई है सब वहां पे यूट्यूब मतलब वीडियो ऐसे नहीं डले हैं, यूट्यूब वाली लिंक डली हुई है बेटा। यस सर। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, और फिर वीडियो डला हुआ है बेटा, देखना लिंकें डली हुई है। उस लिंकों पे जब टच करोगे तो यूट्यूब में खुल जाएंगे वो, तो फिर बेटा वहां पे लाइक भी कर लेना, है ना, और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो, टाइम का, कुछ लोग काफी लेट आ जाते हैं बेटा, फिर कुछ चीजें छूटती है,
टाइम का ध्यान सर रखो है ना। चालू ही नहीं होता, हाँ नेटवर्क नहीं मिलता तो चालू ही नहीं होता। हाँ, तो उसके लिए ये चीज करना है कि अपने को पहले से, इसीलिए तो मैंने मतलब 5 मिनट पहले से मैं अभी चालू करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि नेटवर्क वगैरह की दिक्कत आए। तो बेटा पहले से लग जाया करो है ना, कम से कम 8:55 से तो कर लिया करो, क्योंकि 8:55 से मैं चालू कर देता हूँ है ना। चल यस सर। सर हाँ बेटा। सर टेलीग्राम में मैसेज नहीं जाते हैं। नहीं बेटा, उसमें सिर्फ ग्रुप मतलब एडमिन ओनली करके रखा है, तो उसमें तुम लोग मैसेज नहीं कर सकते हो। तुम लोगों को उस पे मैसेज करना है तो बेटा उसमें पर्सनल वाले पे कर दिया करो, तो मेरे को क्या है, नाम से भी पता चल जाएगा कि किसने मैसेज किया। ग्रुप में कई बार तुम्हारे कोई मैसेज हो सकता है मिस हो जाए, कभी कोई क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर ना कर पाया, है ना। इसीलिए हाँ उसमें सिर्फ एडमिन ओनली रखा है कि उसमें सिर्फ ग्रुप में मैं मैसेज कर पाऊंगा, तुम लोग उसमें पर्सनली मैसेज करो। ठीक है ठीक है। कुछ लोगों के डायग्राम मतलब काफी लोगों के बहुत अच्छे डायग्राम थे, डायग्राम देखे मैंने, बढ़िया है ना। ऐसे ही हमको साल भर अभी पूरे डायग्राम बनाते हुए चलना है, मिस नहीं करना है। आज जो डायग्राम बनाना है वो बेटा ये है, आज जो डायग्राम बनाना है वो ये है। इन दोनों में से कोई एक बनाना है बेटा, कोई एक बनाना है। ठीक है ठीक, ये वाला डायग्राम बनाना है और इसके नीचे ये इवेंट्स लिखने हैं कि किस दिन क्या हो रहा है। सिर्फ ये इतने से इवेंट्स लिखने हैं कि किस दिन क्या हुआ है डायग्राम के नीचे। ठीक है बेटा। हाँ सर। चलो ठीक है, टाइम एंड हो रहा है, फिर से कनेक्ट करो, तुरंत करो है ना, कोई गैप नहीं बेटा, तुरंत करना है ना।